हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई डेफिनेटली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई आरआरबी जेईई के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अपना शुरू करेंगे 10th मॉड्यूल। ठीक है, और इस मॉड्यूल में मेनली हम लोग पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी 10th से। तो एनसीईआरटी 9th के जितने टॉपिक्स हैं जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिए गए हैं वो हम लोग ने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो 9th एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं उसमें सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th एनसीईआरटी से। ठीक है, और विद इन अ वीक हम लोग ये फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना लूसेंट से, ठीक है, माइंड यू लूसेंट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ठीक है, लूसेंट से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपना मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग ये भी हमारा चलेगा। तो विद इन अ वीक हम लोग कोशिश करेंगे अपना लाइफ साइंस कंप्लीट कर दें। ठीक है, 9th क्लास के लिए तो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग यहाँ पर 10th क्लास के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई डेफिनेटली होप कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये तो लाइव लेक्चर है नहीं, हम लोग रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा और एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे आप सर्च करोगे तो वहां पर एनसीईआरटी की बुक्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लाइफ प्रोसेसेस के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेसेस में मेनली हमें क्या पढ़ना है कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या प्रोसेसेस होती है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ को सस्टेन करेंगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है, तो जैसा मान लीजिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देखें जो जिंदा है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जो जिंदा नहीं है, समथिंग विच इज नॉट अलाइव, तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा जिंदा है उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट हमारा जिंदा नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करें एक भागते हुए डॉग की या काऊ की, ठीक है, या एक इंसान की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, इनमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक whereas नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। आपके जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें एक अलग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा जो उनको लिविंग बीइंग से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर हम लोग मेनली अपना फोकस इस बात पर करेंगे कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, उनकी क्या स्पेशलिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें जैसे मूवमेंट्स की बात करें तो हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स को छोड़ के, ठीक है, प्लांट्स को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस के हो जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड लोकोमोशन, ये हो गया। तो प्लांट्स एक्चुअली अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ठीक है, एंड दे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बना लेते हैं। ये तो बहुत जनरल सी टर्मिनोलॉजीज है, सब जनरल सी बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ फंक्शंस, एक है रेस्पिरेशन, ठीक है, एक है रेस्पिरेशन, ठीक है, एक है आपका हो गया डाइजेशन, ठीक है, एक डाइजेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, सब हमारी बॉडी में कैरी आउट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हर कोई एक फंक्शन, मतलब हर कोई एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का आउटफ्लो हो जाएगा बॉडी से। डाइजेशन की बात करें तो यहां पर जो हमारे लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ पर जो हमारे लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है ताकि ये हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके या हमारी बॉडी इन्हें असिमिलेट कर सके। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में मेनली क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये वेस्ट अगर रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये वेस्ट हमारी बॉडी में पॉइजन बनता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रिमूवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, फिर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने एग्जैक्टली सिमिलर स्पीशी का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सब किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, और इनकी वजह से हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है उसमें बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डाइजेशन नहीं हुआ या रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, इट विल डेफिनेटली डाई। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस कैरी आउट होती है बॉडी में उसके साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है वो जुड़ा होता है, और अगर वो प्रोसेस नहीं हुई या उस रेट से नहीं हुई या उस तरीके से नहीं हुई जिसे उसे होना चाहिए तो वहां पर हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, अब बात आती है प्रोसेसेस होंगी तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी कहां से मिलेगी? तो इन प्रोसेसेस को एनर्जी जो होती है वो मेनली प्रोवाइड होती है हमारी न्यूट्रिशन से। ठीक है, जो भी हम लोग फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं उससे जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उससे जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी यूज होती है हमारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। ऑलराइट, तो जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस होगी उसको कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी हमें? न्यूट्रिशन से, जो कि हम लोग फूड आर्टिकल्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो भी आप फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन फाइनली इनटू एनर्जी। और वो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो फर्दर आगे कैरी आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो एक्चुअली एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर इसे इन जनरल बोले एक रिएक्शन होगा। जैसे हम बोले डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब होता है वो चेंजेस जिनको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, और फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनको आप रिवर्ट बैक कर सकते हो, दोबारा से पलट सकते हो। ठीक है, तो डाइजेशन की अगर एक सिंपल बात करें तो फूड अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, तो वापस से उसे ज्वाइन करके हम लोग एक फूड पार्टिकल नहीं बना सकते। ठीक है, इट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे रिएक्शंस हैं वो होते रहते हैं, जो कि सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे, और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होगी और हम रेस्पिरेशन के दौरान इस ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। ठीक है, वी विल इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते रहेंगे ताकि हमारा जो भी लार्ज पार्टिकल है, जो भी हैवी पार्टिकल है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना सके और फाइनली वो एक एनर्जी को भी प्रोड्यूस करें, और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस को आगे फर्दर कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू फूड को लिया जा सके। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज किया जा सके या वेस्ट को रिमूव करा जा सके। ठीक है, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है वो आपके डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर साइज बहुत छोटा है तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते अलग अलग लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म का साइज काफी बड़ा हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का साइज काफी बड़ा हो गया और उसका बॉडी डिजाइन भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर लेवल पे, जहां पर एक से ज्यादा सेल्स होंगी, ठीक है, तो हो सकता है कुछ सेल्स हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एनवायरनमेंट के और कुछ नहीं आएंगे। जैसे बॉडी के इनसाइड की बात करें, जैसे हार्ट की सेल की बात करें,
ठीक है। हार्ट जो हमारी सेल्स और टिश्यूज से बना है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी हैंड की स्किन है, ठीक है, जो हमारी स्किन हो गई, उसकी सेल्स तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पर हमारे ऑर्गन्स का कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो अपनी पूरी करते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर अपनी बॉडी के थ्रू कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो आपके हाथ को ऊपर उठाना हो, एक जगह से दूसरी जगह पर चलना हो, या इवन सांस तक लेनी हो, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वी रिक्वायर एनर्जी, और ये एनर्जी अल्टीमेटली आएगी कहां से? ये एनर्जी मेनली हमें मिलती है हमारे फूड से जो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एनर्जी हमारे फूड से मिलेगी। फूड को एक्चुअली जब फूड हमारी बॉडी में जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एनर्जी में ये जो कन्वर्ट होगा, इसी एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। तो ग्रो करने के लिए, विकसित होने के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें कई बार बाहर से कुछ सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है। और ये कहां से आती है? ये उनसे आती है फूड से जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका फूड कैसे मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करेंगे, हमारे न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक्चुअली 2 पार्ट्स में मेनली क्लासिफाई किया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड supplying the body with the required energy and the essential nutrients for growth and development, ठीक है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी सफिशिएंट और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको सप्लाई करना फूड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक। तो यहां पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो प्लांट्स हमारे ऐसे स्पीशीज होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, अपना फूड वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब आप जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, आप वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने खुद का फूड बनाते हो उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। और वो क्या करते हैं? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपको पता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहां पर आपको पता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, या कहें हम लोग लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सन, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अभी, तो फोटोसिंथेसिस हमारी प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और ये फूड क्या होता है, उसमें स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हमारी क्या बनेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी से प्लांट की डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो क्या होता है यहां पर मेन टर्मिनोलॉजी क्या हुई? ऑटोट्रॉफ्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फिर क्या हो गया हमारा? फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर स्टार्च हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गए यहां पर। तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो है इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे विल फॉर्म ग्लूकोज एंड वाटर। ये है आपकी
फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप होगा आपका लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। दूसरा स्टेप होगा इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी की मदद से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बना लेगा। ठीक है, जैसे आपका हो गया C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 हो गया आपका ग्लूकोज। तो जैसे आपने मार्केट में देखा होगा ग्लूकॉन डी आता है ना, ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन डी आप लोग पीते हो, एक्चुअली है क्या, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा L फॉर्म और D फॉर्म, लीवो और डेक्स्ट्रो, तो ये एक्चुअली आपका डेक्स्ट्रो होता है। ग्लूकॉन डी आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो कि कंज्यूमेबल है, जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन एल ग्लूकोज क्या होता है, ये आपका पॉइजनस होता है। देखिए, एल ग्लूकोज आपका पॉइजनस होता है, ये कंज्यूम नहीं करते, इसलिए हम लोग क्या है, इसका नाम है ग्लूकॉन डी, मतलब इट इज द डेक्स्ट्रो फॉर्म। डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म दो होते हैं, यहाँ पर डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहला लाइट को एब्जॉर्ब करना, फिर लाइट को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना, ये एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं होते। ठीक है, ये एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं होते। जैसे बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, जो रेत में प्लांट्स होते हैं, रात के दौरान क्या करते हैं, ठीक है, या जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होगा वो रात में इंटेक करेंगे एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो दिन भर वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस एनर्जी को जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और इसकी प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। बाकी प्लांट्स एज सच क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर पूछा जा सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना सेल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार्च टेस्ट किया गया है। ठीक है, एक स्टार्च टेस्ट होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कोई बहुत टफ टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये हमारे स्टोमेटा है, ये आपकी स्टोमेटल ओपनिंग है, ये स्टोमेटल क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे गार्ड सेल्स का डायग्राम है, तो ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, ये हो गया। तो क्लास 9 मतलब जो लास्ट चैप्टर था सेल्स वाले में, हम लोगों ने इन सब के बारे में एक्चुअली बात कर ली थी। ठीक है, तो लीफ में जो मेन हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, लीफ में जो मेन हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है हमारे प्लांट के कौन से पार्ट में, लीफ से होता है। ठीक है, और लीव्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउटटेक करते रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, तो हमारे प्लांट में जो भी होता है वाटर का आउटटेक, मतलब वाटर का लॉस्ट होना है या वाटर को इनटेक करना है, तो इसके अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा हमारे प्लांट में से वाटर का लॉस हो गया तो हमारे प्लांट की रिजिडिटी चली जाएगी। ठीक है, और हो सकता है हमारा प्लांट मर भी जाए। तो यहां पर जैसे हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस में मेनली क्या होता है, हमारे कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से वाटर का लॉस काफी हद तक बचाया जाता है, क्योंकि डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है। तो प्लांट में वाटर का लॉस बचाने के लिए हमें क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पोर्स क्लोज होंगे तो आपके वाटर का लॉस कम होगा, जब हमारे पोर्स ओपन होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे वाटर का लॉस ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो वाटर की लॉस को कंट्रोल करने के लिए या गैसेस के एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक्सक्यूज मी, हमारे स्टोमेटल पोर्स जो है वो एक मेन फंक्शन यहाँ पर कैरी आउट करते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, मतलब फूल जाती हैं, सूज जाती हैं जब उसमें वाटर अंदर जाएगा, और जब वाटर उनसे बाहर निकलेगा तो वो श्रिंक कर जाएंगी। ठीक है, तो ये सब बहुत कॉमन से फीचर्स हैं जो हमारे प्लांट्स में हमें देखने को मिलेंगे। ये भी देखिए एक्सपेरिमेंट है, यू डोंट हैव टू स्टडी दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब यहाँ आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
तो हेट्रोट्रॉफ्स मैंने आपको बताया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होंगे, या हो सकता है दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिशन खुद से नहीं डेवलप कर सकते, खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो यहां पर ये दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये हो गया। और ये मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इनके पास एक यहां पर ऑडेसिटी दी गई है, एक यहां पर फ्रीडम दिया हुआ है कि वो अपनी प्लेस से मूव कर सकते हैं दूसरी जगह तक। ठीक है, ये हो गया। लेकिन कुछ नहीं हो सकते, लाइक ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गया। ठीक है, ये मूव नहीं कर पाते। तो यहां पे क्या हो गया, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। तो क्या हम खाएंगे और वो किस चीज में ब्रेक डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा हमारी बॉडी की डिजाइन, ये बॉडी का डिजाइन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ये हो गया हमारा। तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर पढ़ेंगे हाउ दी ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो उसके पहले यहां पर देखिए द पैरासाइटिक, जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पैरासाइटिक रिलेशन कैसा होता है। एक ऑर्गेनिज्म होगा ए, दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा बी। ए जो होगा वो मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी बॉडी पर आपका बी ऑर्गेनिज्म लिव करेगा। अब ये इंटरनली भी रह सकता है, एक्सटर्नली भी रह सकता है, लेकिन इसका अल्टीमेट एम क्या होगा, न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना ए की बॉडी से सच दैट बी को फायदा होगा और ए को यहां पर क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हाउ डू दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब यहां पर आपको एक अमीबा का डायग्राम दिखाया हुआ है। अमीबा का मैंने आपको बताया, अमीबा की कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जैसे ये सूडोपोडिया की मदद से अपनी बॉडी की शेप्स को चेंज कर लेता है। और कोई भी, जैसे मान लीजिए यहां पर फूड पार्टिकल आए, फूड पार्टिकल क्या हो सकता है, कोई भी एक फॉरेन बॉडी हो गई। ठीक है, कोई भी एक फॉरेन बॉडी हो सकती है या पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एनगल्फ करेगा। तो एनगल्फ करने के लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी शेप को ये चेंज करता जाएगा और फाइनली से एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर आपका अमीबा जो है अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। ये क्या होते हैं, टेम्पररी उंगली जैसे एक्सटेंशन दिए होते हैं इसके सरफेस पर। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या करेगा, इसको लीलने के बाद इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा और फाइनली इसे क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर एक बात करें पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक मेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी सेल की भी क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी। ठीक है, और ये भी जो फूड मतलब एनगल्फ करेगा, ली लेगा, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाएगा और धीरे धीरे उसको क्या करेगा, मूव कराता रहेगा अपनी एंटायर सरफेस पर। ठीक है, ये हो गया हमारा हाउ ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपना लेसन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम लोगों को पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों और कुलीग को भी बताइएगा हमारे चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच।